स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल का चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम, और इसके साथ एक और चीज है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। इस चैप्टर को पहले, आज फर्स्ट क्लास है हमारी, तो पहली क्लास हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और फिर आपके डाउट्स कवर करेंगे इसके अंदर क्या होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, कोशिश करना जितना ज्यादा मेरे साथ आप प्रैक्टिकली क्लियर कर लो उतना चैप्टर आसान लगेगा। बिजनेस करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास दो ही मेथड्स होते हैं। या तो आप बिजनेस कैश में करते हो, इसका मतलब नगद, सामान खरीदा और सबन कैश में सामान बेच दिया। बट आजकल जो बिजनेस चल रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस, वो ज्यादातर क्रेडिट में चल रहे हैं। क्रेडिट का मतलब हो गया आपके सामने उधार। इसका मतलब आप सामान तो बेच देते हो, बट जो पैसा मिलता है वो आपको धीरे धीरे करके बाद में मिलते हैं उधार पे। और ये वाला सिस्टम ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है आज की इन्वायरमेंट के अंदर। क्रेडिट बिजनेस, उधार पे बेचना। अब उधार पे बेचते हैं तो पैसा आपको एक साथ नहीं आता, पैसा आपको आता है धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मुझे एक बाइक खरीदनी है, यानी मुझे एक बाइक परचेज करनी है, और बाइक की जो एक्चुअल कॉस्ट है, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। बाइक की एक्चुअल कॉस्ट है 80,000। 80,000 की बाइक है। अगर आपको बाइक परचेज करनी है और अगर आप पेमेंट एक साथ करते हो कैश के अंदर, एक साथ करते हो, तो आपको वो बाइक कितने की मिलेगी? वो बाइक मिलेगी 80,000। यानी जितने की कॉस्ट प्राइस है, अगर पेमेंट एक साथ करते हो तो आपको सारे के सारे कॉस्ट प्राइस पे वो चीज मिल जाती है। जब पेमेंट एक साथ करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डाउन पेमेंट। अगर पहली क्लास में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि जो आप फर्स्ट टाइम पैसे दे रहे हो एक साथ, तो ये हो गया 80,000। बट जब आप उधार पे खरीदते हो, उधार का मतलब, आप अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है, अगर आपको बाइक खरीदनी है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 80,000, बट आप इंस्टॉलमेंट में खरीदना चाहते हो, तो जो शॉपकीपर है, सेलर, सेलर कहेगा आप ऐसा करो, मुझे 30,000 रुपीज अभी दे दो। आप 30,000 रुपीज तो आप मुझे अभी दे दो, जिसको हम बोलेंगे डाउन पेमेंट। ये पहली पेमेंट है जो आपने उसी टाइम दे दी उनको, और उन्होंने कहा बाकी जो बच गया, बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 50,000। 50,000 की हम आपके लिए क्या बना देते हैं? इंस्टॉलमेंट्स। तो इस तरह से होता है। 30,000 तो आपने उसी टाइम दे दी, और 50,000 की उन्होंने बना दी इंस्टॉलमेंट्स। मैंने उनसे पूछा कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, तो उन्होंने कहा आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट 50,000 की है, और हम आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट बनाएंगे 6। हर इंस्टॉलमेंट होगी 10,000 ईच। अब यहां से सर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं कि ये क्या बात हुई। टोटल आपको देने थे 50,000, बट उन्होंने लॉजिकली देखें तो 50,000 की 5 इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए थी, 10,000 10,000 10,000 ईच, बट उन्होंने बना दी 6 इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब उन्होंने मेरे से टोटल, इंस्टेड ऑफ 50,000, कितने पैसे ले लिए? 60,000। तो अगर मैं बात करूं, कैश में अगर मैं बाइक खरीदूंगा तो मुझे एक साथ सिर्फ 80,000 रुपए देने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट है। बट अगर मैंने सामान क्रेडिट पे खरीदा है, इंस्टॉलमेंट्स में खरीदा है, तो मुझे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा? सबसे पहले मुझे देना पड़ा 30,000 रुपए। मुझे टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा? 30,000, प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट थी 6। 6 इंस्टॉलमेंट थी, और 6 इंस्टॉलमेंट में मिला के 10,000 करते करते मैंने दे दिए 60,000। इट मीन्स सर मुझे ये बाइक
बाइक कितने की पड़ी? 90,000 की। तो जब भी आप इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हो तो जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उससे आपको चीज महंगी मिलती है, और वो सबको पता है उसके पीछे क्या रीजन होता है। रीजन ये होता है, अगर मैं बोलूं कॉस्ट, तो बाइक की कॉस्ट है 80,000, बट आपने जो पैसा धीरे धीरे करके दिया है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? इसके अंदर छुपा हुआ है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है? 10,000। तो ये होता है आपका इंस्टॉलमेंट सिस्टम। बिल्कुल इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम बिल्कुल सेम है। पहले सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, फिर बताऊंगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। तो जब भी आप इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हो तो हमेशा याद रखना चीज आपको महंगी पड़ेगी। और वो महंगी क्यों पड़ती है? बिकॉज उसके अंदर क्या छुपा होता है? इंटरेस्ट छुपा होता है। अगर हम चैप्टर वाइज कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करें आपके साथ, कुछ टेक्निकल वर्ड्स, तो ये जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट को बोला जाता है कैश प्राइस। टेक्निकल वर्ड्स याद रखना जिसको हम नॉर्मली कॉस्ट बोलते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? कैश प्राइस। और जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ये भी उसको इंटरेस्ट ही बोलते हैं, महंगा पड़ेगा। यानी कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, ये जो अमाउंट है जितने में आपको बाइक पड़ी, दिस इज कॉल्ड, शॉर्ट में लिखते हैं हायर परचेज प्राइस। यानी जैसे हायर परचेज सिस्टम है तो इस प्राइस को बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। और अगर जैसे मैंने इंस्टॉलमेंट्स में खरीदा है तो आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस। तो ये होता है एचपीपी और आईपीपी। तो एक तरह से सर एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ? फॉर्मूला ड्राइव हुआ, अगर मैं आपके साथ हायर परचेज सिस्टम पढ़ रहा हूं तो हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला हुआ कैश प्राइस। कैश प्राइस मींस एक्चुअल कॉस्ट, प्लस उसमें कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। पहला पॉइंट आपके साथ ये डन हो गया। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, जब भी हम इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं यानी इसके पीछे बिजनेस क्या छुपा हुआ है? क्रेडिट का बिजनेस छुपा हुआ है। जहां भी उधार होता है वहां पे दो चीजें होती हैं। अब दोनों मेथड्स में आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला है इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। और दूसरा है जो हमें पढ़ना है डिटेल में, हायर परचेज सिस्टम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है जरा उसको देखते हैं। इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज सिस्टम के अंदर अपना सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। बाइक की एक्चुअल कॉस्ट, इट मींस कैश प्राइस। अब मैं अकाउंटिंग वर्ड यूज करूंगा, कैश प्राइस। बाइक की एक्चुअल कॉस्ट, कैश प्राइस कितनी थी? 80,000। और हमने उधार पे लिया। इंस्टॉलमेंट सिस्टम हो या हायर परचेज सिस्टम हो, दोनों सेम है। हमने कहा कि हम आपको सबसे पहले कितने पैसे देंगे? 30,000। इस 30,000 को बोला जाता है डाउन पेमेंट। तो जैसे ही आप 30,000 दोगे, आपको बाइक भी मिल जाएगी, बाइक की कीज भी मिल जाएंगी 30,000 देते ही। तो दोनों में कॉमन है, हायर परचेज हो या इंस्टॉलमेंट हो, आपने 30,000 रुपीज पे कर दिए। फिर उन्होंने कहा अब हम आपके लिए इंस्टॉलमेंट्स बना देंगे, और इंस्टॉलमेंट बना देंगे आपके लिए 6 इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट 10,000। तो दोनों में सेम चलेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट, दोनों सिस्टम सेम चलते जा रहे हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर ये आ गया फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट और सिक्स इंस्टॉलमेंट। अब दिमाग में क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, अभी सारे क्वेश्चंस मैं बता देता हूं आपको। जब इनका टोटल करते हैं तो टोटल प्राइस आता है 90,000। इसका मतलब सामान था 80,000 का,
बट आपको कितना पे करना पड़ा, 90,000। दिस इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। और अगर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम पढ़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इंस्टॉलमेंट से पहली चीज ये, सर ये इंस्टॉलमेंट्स कौन डिसाइड करता है? पहला क्वेश्चन ये इंस्टॉलमेंट डिसाइड कौन करता है? तो ऑफ कोर्स ये इंस्टॉलमेंट कौन डिसाइड करेगा? सेलर। जो सामान बेच रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड करेगा। और क्या वो इंस्टॉलमेंट ईयरली भी हो सकती हैं? सो आंसर इज यस। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ईयरली भी हो सकती हैं। क्या ये इंस्टॉलमेंट्स मंथली भी हो सकती हैं? सो अगेन आंसर इज यस। पहले महीने 10,000, फिर दूसरे महीने, तीसरे महीने, 4 महीने, 6 मंथ्स, इस तरह से। क्या ये इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली भी हो सकती हैं? तो यस, क्वार्टरली भी हो सकती हैं। और क्या ये इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली भी हो सकती हैं? यस। यानी सर ये इंस्टॉलमेंट्स किसी भी तरह से हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन सेलर। जो सेलर चाहेगा उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड होंगी, प्लस जो अमाउंट सेलर चाहेगा उसके अकॉर्डिंग ये इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगे। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं हायर परचेज की, तो दो पार्टीज हुई। एक हुआ सेलर, हायर परचेज के अंदर एक हुआ सेलर और एक हुआ बायर। सेलर को बोला जाता है हायर वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर, यानी जिस दुकान से आपने बाइक खरीदी है वो कौन हो गया? हायर वेंडर। और बायर को बोला जाता है हायर परचेजर। इट मींस हायर परचेज के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक हायर वेंडर और दूसरा होता है हायर परचेजर। और आपको इन्हीं दोनों की अकाउंटिंग भी सीखनी है मेरे साथ। तो दोनों में सिस्टम सेम था, अब सर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, और ये ऑलमोस्ट पेपर में आ जाता है, इंस्टॉलमेंट वर्सेस हायर परचेज। क्या डिफरेंस है? सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टॉलमेंट के अंदर जिस दिन आपने डाउन पेमेंट करी, जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हो, द मोमेंट यू हैव पेड डाउन पेमेंट, पहली डाउन पेमेंट का मतलब जैसे ही खरीदते टाइम आप पे करते हो, उसी टाइम आप ओनर बन जाते हो, मालिक बन जाते हो। इट मींस अगर मैंने बाइक खरीदी होती इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, तो मैं उसी टाइम क्या बन जाता? ओनर। मुझे बाइक भी मिल जाती, मुझे बाइक की कीज भी मिल जाती, और सबसे इंपॉर्टेंट एक होती है आरसी। ये पेपर्स होते हैं, ओरिजिनल पेपर्स, बाइक के, स्कूटी के, आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये भी मुझे मिल जाता, ओनर भी मिल जाता, बाइक भी मिल जाती, कीज भी मिल जाती। कब मिल जाती? एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट। ओनरशिप मेरे पास आ जाती। उसके बाद एक एक करके इंस्टॉलमेंट्स मैं पे करता रहता, खत्म। बट सर यहाँ क्या होता है हायर परचेज सिस्टम में? दोस्तों हायर का मतलब ही होता है रेंट, किराया। हायर का मतलब होता है रेंट, किराया। इट मींस आपने जो ये खरीदी है बाइक, वो किराए पे खरीदी है। और दीज आर ऑल आर कॉल्ड रेंट। ये रेंट है। आप बाइक यूज कर रहे हो और उसके बदले आप क्या पे कर रहे हो? रेंट पे कर रहे हो। और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी हायर परचेज सिस्टम में सबसे अच्छी बात, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट, द मोमेंट यू हैव पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, एट दैट टाइम, उस टाइम आप बाइक के क्या बनते हो? ओनर। उस टाइम आप बाइक के क्या बन जाते हो? ओनर। लास्ट में बनते हो ओनर। इसका मतलब सर जब स्टार्टिंग से आपने पे किया है, स्टार्टिंग से, उस टाइम आपको सिर्फ बाइक मिलेगी और उसको चलाने के लिए कीज मिलेंगी। दोस्तों आरसी जो होती है, आरसी मिलती तो है बट वो आपके नाम पे नहीं होती।
आपके नाम पे आरसी कब होगी? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट 6th इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, तब आपके नाम पे जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाइक का, वो आपके नाम पे मिलेगा। तो ओनरशिप आपको मिलेगी लास्ट में। तो इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है, यहाँ ओनरशिप पहले मिल जाती है और यहाँ ओनरशिप मिलती है लास्ट के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर और क्या क्या बातें होती हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलते हैं, फिर आपके डाउट्स लेंगे। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है लॉ, और लॉ के अंदर एक कानून पढ़ोगे आप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये आया था इन द ईयर 1930। एक्ट का मतलब होता है लॉ, और ये लॉ आया था 1930 के अंदर। ये भी आपके कोर्स में एप्लीकेबल है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसी से ये बातें निकली हैं, जरा मैं आपको बता देता हूं। जब भी हम सेल्स करते हैं तो दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है नॉर्मल सेल जो आप कहते हो, और दूसरा होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल। तो लॉ में भी थोड़ा सा आपको हल्का सा समझा देता हूं। एक होता है नॉर्मली सेल, या उसको बोलते हैं सेल, और दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको समझ आ जाएगा। जब हम नॉर्मली सामान बेचते हैं, नॉर्मली सामान बेचते हैं, तो ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली। जितना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियर करेंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा पूरा चैप्टर समझना। तो जब हम नॉर्मली सामान बेचते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, इमीडिएटली फ्रॉम सेलर टू बायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, जो ओनरशिप होती है वो उसी टाइम इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, सेलर से कहां चली जाती है? बायर के पास। बट एग्रीमेंट टू सेल जो होता है उसके अंदर ओनरशिप, मालिकाना हक, ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट। इट मींस जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर तो होगी बट आज नहीं होगी, कब होगी? फ्यूचर डेट पे। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर कब हुई थी? जब आपने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में आप देख सकते हो, जैसे ही आपने पेमेंट करी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। बट एग्रीमेंट टू सेल में होता है एट फ्यूचर डेट, दिस इज कॉल्ड हायर परचेज सिस्टम। इसमें फ्यूचर डेट, कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड, तो उस टाइम ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो इसे कहते हैं हायर परचेज सिस्टम, और इसी को बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। और अगर उसी टाइम ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। मैं इसलिए इन बातों पे फोकस कर रहा हूं कि सारा का सारा चैप्टर इसी के ऊपर है, प्लस साथ में आपको थोड़ा सा लॉ का भी आइडिया मिल जाएगा कि सर सेल दो तरह की होती है, एक एग्रीमेंट होता है, एक सेल। डिपेंड करता है ओनरशिप पर। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हमने नोएडा के अंदर हाउस खरीदा, फ्लैट परचेज किया। तो फ्लैट जो परचेज किया हमने, तो हमने भी ये क्या करा है? हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा है, हायर परचेज सिस्टम। इसका मतलब, हायर परचेज सिस्टम का मतलब कि मकान, अगर मैं बात करूं फिजिकल, फिजिकल पोजीशन हमारे पास है। फिजिकल पोजीशन किसके पास है? मेरे पास है, वरुण।
फिजिकल पोजीशन मेरे पास है, बट जो ओनरशिप है, ओनरशिप मेरे पास नहीं है। ये किसके पास है? ये है बैंक के पास, जिनसे मैंने ये खरीदा है, इनके पास है ओनरशिप, बैंक के पास। इट मींस एक तरह से मैं इसकी क्या पे कर रहा हूं? इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूं, मैं इसका रेंट पे कर रहा हूं। और ये रेंट कितने साल तक पे करना है? ये मुझे पे करना है 25 ईयर्स तक। इस रेंट को हम रेंट नहीं बोलते, हम इसको क्या बोल देते हैं? इंस्टॉलमेंट। जैसे ही 25 ईयर्स खत्म हो जाएंगे, 25 ईयर्स के बाद इस मकान की ओनरशिप, इस मकान की ओनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड हायर परचेज सिस्टम। अब सर इसमें फायदे और नुकसान क्या हैं? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि सर इसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्यूचर डेट पर, और एक होता है सेल, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है इमीडिएटली। अब दोनों में सर कुछ फायदे नुकसान है। फायदे नुकसान देखो यहाँ पर, अगर ये इंस्टॉलमेंट्स बनी हुई हैं, अगर हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ये इंस्टॉलमेंट है। अगर मैंने इसमें से कोई भी इंस्टॉलमेंट, मैं सपोज ये पे करता जा रहा हूं, और सपोज मैंने ये वाली इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, मैं कौन सा सिस्टम पढ़ा रहा हूं आपको? हायर परचेज सिस्टम। मैंने अगर कोई भी डिफॉल्ट कर दिया, अगर कोई भी मैंने डिफॉल्ट किया, अगर हमने डिफॉल्ट करा, डिफॉल्ट करा, तो क्या करेगा बैंक? क्या करेगा या सेलर क्या करेगा? वो आपकी बाइक, वो आपकी बाइक उठा के ले जाएगा। इसे कहते हैं रीपोजेस। वो क्या करेगा? आपकी बाइक उठा के ले जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, बाइक इसलिए उठा के ले जाएगा बिकॉज आप तो ओनर हो ही नहीं, आप तो ये रेंट पे यूज कर रहे हो। यानी आप क्या कर रहे हो? सिर्फ बाइक को यूज कर रहे हो, आप मालिक नहीं हो। मालिक कब बनते हो? लास्ट में। इसका मतलब अगर आप कोई भी डिफॉल्ट करते हो, तो वो बाइक को उठा के, सेलर बाइक को उठा के ले जाएगा, रीपोजेस कर लेगा। इसका मतलब वो क्या कर लेगा? आपकी बाइक को फोरफीट कर लेगा, क्योंकि मालिक आप नहीं हो। मालिक कौन है? मालिक है सेलर। सेलर मालिक है, इसलिए वो उसको रीपोजेस कर लेता है। और जो आपके पैसे हैं, आज तक जो पैसे हैं, क्या वो पैसे आपको वापस मिलेंगे? सो आंसर इज नो। वो पैसे भी आपको वापस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो एक तरह से किराया था। किराया था किस चीज का? यूज करना, बाइक को यूज करने का किराया था। तो किराया कभी वापस नहीं मिलता। तो ये सारी कहानी होती है। अगर आप डिफॉल्ट करते हो, तो आप की बाइक उठा के ले जाते हैं और कहानी खत्म। दोस्तों ये बहुत सेफ है। अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बहुत सेफ है, अपना सामान वापस ले जाओ। सेम यहाँ पे बात करो, अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जिस टाइम मैंने ये इंस्टॉलमेंट, मैंने ये रेंट नहीं दिया, बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला कहेगा कि भाई साहब फ्लैट खाली कर दो, नोएडा का जो फ्लैट है वो खाली कर दो। और अगर मैं बोलता हूँ खाली क्यों कर दूं, मैं इसका मालिक हूं, तो वो बोलेगा सर मालिक आप नहीं हो। आप मालिक तब बनते जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते। अभी तो मालिक कौन है? अभी मालिक बैंक है, तो वो आपको खाली करवा सकता है। तो ये होता है सिंपल। बट अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे आते हैं, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे आप में ध्यान से देखो, आप दोस्तों मालिक पहले ही दिन बन गए। आप मालिक पहले ही दिन बन गए। अब अगर आप डिफॉल्ट करते हो, तो मालिक हो आप, मैं आपसे बाइक वापस नहीं ले सकता, क्योंकि आप हो ओनर, आप उसके मालिक बन चुके हो। हम आपसे बाइक, अगर हम इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं, तो क्या मैं आपसे बाइक वापस ले सकता हूं? सो आंसर इज नो। मैं रीपोजेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप उसके मालिक हो। मैं आपसे बाइक वापस नहीं ले सकता। बट मैं क्या कर सकता हूं? मैं कौन हूं? मैं हूं सेलर।
मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, केस फाइल करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। और कोर्ट में पता है किसके लिए? बाइक के लिए नहीं, इन इंस्टॉलमेंट्स के लिए जो आपने पे नहीं करी हैं, उसके लिए मैं आपके ऊपर केस फाइल करूंगा। किसके लिए? जो इंस्टॉलमेंट्स आपने पे नहीं करी। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। और ये चीजें अगर आप इससे कनेक्ट कर लेते हो तो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो जाएगा। पहली दिक्कत सर, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेल के केस में, इंस्टॉलमेंट के केस में, तो इसलिए आप सिर्फ केस फाइल करोगे कोर्ट में। और दोस्तों दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्यूचर डेट पे। एक सिंपल सा मेरा आपसे क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप दो, आपको लॉ भी समझ आ जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन आपसे क्लियर कर देता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आपका लॉ का पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज कॉल्ड हायर परचेज सिस्टम और दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने बाइक खरीदी थी, आपने 30,000 यहाँ पे भी डाउन पेमेंट कर दी और यहाँ पे भी 30,000 की डाउन पेमेंट कर दी। डिफरेंस ये है, यहाँ पे आपको ओनरशिप मिल गई बट यहाँ पे ओनरशिप नहीं मिली। फिर इंस्टॉलमेंट चल रही थी, 10,000 यहाँ पे कर दिया, 10,000 यहाँ भी पे कर दिया। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 यहाँ पे कर दिया, 10,000 यहाँ पे कर दिया। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000, 10,000। बट क्वेश्चन ये है, अभी तक तो आप इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हुआ क्या, इन द मीन टाइम इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट नहीं है, आप पे करते जा रहे हो। इन द मीन टाइम यहाँ पर दोस्तों ये बाइक चोरी हो गई, थेफ्ट, बाइक चोरी हो गई, बाइक कोई उठा के ले गया। क्वेश्चन ये है, अगर बाइक चोरी हो गई दोस्तों, अगर बाइक चोरी हो गई तो ये किसका लॉस है, किसका रिस्क है? क्वेश्चन ये है, अगर बाइक चोरी हो जाती है तो ये किसका लॉस है, किसका रिस्क है? सेलर का है या बायर का है? हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि अगर बाइक चोरी हो गई, इंस्टॉलमेंट चल रही थी, कोई डिफॉल्ट नहीं किया, बट बीच में ही बाइक चोरी हो गई, तो सर रिस्क किसका? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क किसका, नुकसान किसका? तो आपका लॉ क्या कहता है, कौन सा लॉ? लॉ कौन सा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये लॉ क्या कहता है? लॉ छोटी सी बात कहता है रिस्क उसका, रिस्क ट्रांसफर विद ओनरशिप। ये लॉ की एक छोटी सी लाइन है, कहते हैं रिस्क ट्रांसफर विद ओनरशिप। अगर ओनरशिप आप पर जा चुकी है, आप कौन हो? बायर। तो ये जो लॉस हुआ बाइक चोरी होने से, जो लॉस हुआ वो लॉस भी किसका हुआ? आपका, बायर का। क्योंकि रिस्क किसके साथ चला जाता है? ओनरशिप के साथ। तो नुकसान भी किसका? आपका, बिकॉज ओनरशिप किसकी है? आपकी। बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो ओनरशिप अभी मुझे मिली ही नहीं। अगर ओनरशिप नहीं मिली और बीच में बाइक चोरी हो जाती है तो लॉ कहता है रिस्क ट्रांसफर विद ओनरशिप। इट मींस यहाँ पे जो लॉस है वो लॉस बायर का नहीं है, लॉस बायर का नहीं है। ये लॉस किसका होगा? अगर बाइक चोरी हो गई तो लॉस होगा सेलर का। अब हम इमोशनल होके नहीं सोचेंगे। इमोशनल ये कहते हैं कि सर आप ही तो बाइक यूज कर रहे थे, आपकी गलती से चोरी हुई। दीज और आर कॉल्ड इमोशनल थिंकिंग। लॉ पे चलेंगे, एज पर कानून लॉ कहता है रिस्क किसका? जो ओनर है। तो अगर आपका सामान बीच में चोरी हो जाता है हायर परचेज के अंदर, तो बायर का कोई रिस्क नहीं है, रिस्क किसका है? सेलर का। और इसी वजह से सेलर आपसे
जब भी इंस्टॉलमेंट बनाता है तो इंस्टॉलमेंट के चार्जेस, इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें रिस्क किसका होता है? सेलर का। तो साथ साथ आपको लॉ क्लियर होना चाहिए, रिस्क ट्रांसफर विद ओनरशिप। इसका मतलब इस केस में तो उसका रिस्क है, इंस्टॉलमेंट्स आपको आगे की देनी पड़ेंगी। अगर अगर आप नहीं दोगे तो आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। बट इस केस में आप चाहो तो आप इंस्टॉलमेंट्स मत दो, आप उनको बोलो भाई बाइक चोरी हो गई है, उठा के ले जाओ। तो अगर वो चोरी हो गई तो वो बाइक उठाने के लिए आएंगे, बट बाइक होगी नहीं, तो आप यहाँ पे सेफ हो। तो दोनों के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट आजकल ज्यादातर चल रहा है हायर परचेज सिस्टम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट मिलता है सेलर को। सेलर को बेनिफिट क्या मिलता है? वो जब चाहे, अगर आपने एक भी डिफॉल्ट करा, वो अपना सामान उठा के ले जाता है। और यही सिस्टम आजकल हर जगह यूज हो रहा है। अगर आप कार खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, या आप अपने लिए हाउस खरीदते हो, इट इवन घर की चीजें जैसे रेडियो हो गया, फ्रिज हो गया, एटसेट्रा, उन सब के लिए कौन सा सिस्टम चलता है? हायर परचेज सिस्टम, बिकॉज दीज सिस्टम आर मोर बेनिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेलर। सेलर के नजरिए में ये वाला सिस्टम ज्यादा बेनिफिशियल है। मैंने आपके साथ अभी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया कॉन्सेप्चुअली, प्लस लॉ भी पढ़ाया आपको हायर परचेज सिस्टम के अंदर। हमेशा तीन चीजें होती हैं जब भी आप सामान बेचते हो, ये आप हायर परचेज में समझ लो या आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स में समझ लो, तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है ओनरशिप, दूसरी चीज होती है फिजिकल डिलीवरी, सामान की फिजिकल डिलीवरी, और तीसरी चीज होती है प्राइस, प्राइस कब पे किया जाए। ऐसा हो सकता है कि आप प्राइस फ्यूचर में पे करो, जैसे इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है। ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी आपको अभी मिल जाए प्रेजेंट में, तो सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है डिलीवरी आपको बाद में मिले, जैसे कई बार हम शोरूम में एडवांस बुकिंग करके आते हैं कार की, बट डिलीवरी बाद में मिलती है फ्यूचर में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज ही प्राइस पे करा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में पे करो फ्यूचर में। सारा का सारा झगड़ा, अगर हमें लॉ पढ़ना है या हमें समझ आना चाहिए कोर्ट में केस करने के लिए, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है ओनरशिप आज भी ट्रांसफर हो सकती है प्रेजेंट में, और ओनरशिप फ्यूचर में भी ट्रांसफर हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। अगर ओनरशिप आज ही ट्रांसफर हो गई तो उसको बोला जाता है सेल, और ओनरशिप ट्रांसफर होते ही रिस्क भी किसका? आपका। लॉस भी किसका? आपका। बट अगर किसी की ओनरशिप बाद में ट्रांसफर होती है, जैसे आपने बताया हायर परचेज सिस्टम, इसमें ओनरशिप लास्ट में ट्रांसफर होती है, तो उसको बोला जाता है, लीगल टर्म्स में बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। आज एग्रीमेंट बनाया जाता है और ओनरशिप बाद में ट्रांसफर होती है, इसलिए रिस्क भी आपका नहीं है, रिस्क भी किसका है? सेलर का। तो डिपेंड करता है चीजें किस सिस्टम पे बेचनी चाहिए, और इसी को अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या होगा, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा कि हमें नेक्स्ट क्लास में क्या करना है। यहाँ पे है कैश प्राइस, एक्चुअल में जो प्राइस था आपका कैश प्राइस, प्लस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट लगा, इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस का मतलब है, यहां लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट्स। ये हो गए इंस्टॉलमेंट्स। वो आपको बस ये बताएंगे कि सपोज
बाइक की जो कैश प्राइस है वो कैश प्राइस थी 80,000, उसमें से आपने सबसे पहले डाउन पेमेंट करी डीपी, डाउन पेमेंट करी 30,000, तो नेट कितने का बचा 50,000, और 50,000 की फिर उन्होंने इंस्टॉलमेंट बना दी, इंस्टॉलमेंट्स बना दी। बट इंस्टॉलमेंट्स बनाई है तो आप इंस्टॉलमेंट्स में लिखोगे, यहां लिखोगे इंस्टॉलमेंट। पहली तो आपने कितनी डाउन पेमेंट करी थी 30,000, अब 50,000 की जगह आप इंस्टॉलमेंट्स दोगे 10,000, 10,000, 10,000, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट और 6 इंस्टॉलमेंट। अब आपको पढ़ना क्या है, ये तो इंस्टॉलमेंट्स है, आपको ढूंढना है इस 10,000 में इंटरेस्ट कितना है। आपको ये ढूंढना है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कितना है, प्लस आपको ये ढूंढना है कि एक्चुअल में इसमें कॉस्ट कैश प्राइस कितना है। दोनों को प्लस करके इंटरेस्ट आता है। हर इंस्टॉलमेंट में आपको यही ढूंढना है कि इस 10,000 के अंदर इंटरेस्ट का कितना पोर्शन है और इसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट कैश प्राइस कितना है। अब होगा क्या, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, एक कैश प्राइस है, एक इंटरेस्ट है और एक क्या है इंस्टॉलमेंट्स। इंटरेस्ट का जो रेट है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लेना चाहता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बस इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस है कि सर अगर रेट गिवन है तो बहुत आसानी से आप निकाल लोगे, बट अगर रेट नहीं गिवन तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इंस्टॉलमेंट्स गिवन है तो आपने बहुत इजीली लिख लिया, बट अगर इंस्टॉलमेंट्स नहीं गिवन तो हम इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यही सारे क्वेश्चंस आपने मेरे साथ करने हैं आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।